हमको पुलिस स्टेशन लेके चलो, पुलिस स्टेशन चलो, चलो चलो काका चलो। तुमने सगाई करवा ली, बताया भी नहीं। अरे सर, आपको शादी में बुलाएंगे ना हम। पक्का? हाँ सर। शादी की दावत तुम्हारा तुम छोड़ भी कैसे सकते हैं। अरे बिल्कुल सर। अरे इंस्पेक्टर, रुको। अरे रुको, बोला तुम। क्या छुपा के रखा तूने? सर वो बाहर एक लड़का आया, अजीब सी हालत में है सर, अपने आप को पूरा शॉल से ढका है और उसके हाथ में भी कुछ है सर। क्या? हाँ सर। सर बोल, कौन है तू? कहां से आया है? किसको मार के? दीपक तुम शांत रहो, विकार में भड़कना बंद करो जरा। पानी लो, लो पानी पियो, पानी पियो, पियो। अब बताओ क्या बात है, और ये तुमने अपने हाथ में छुपा के रखा है? सर हमारा नाम विशाल कुमार है, हम बाराबंकी के रहने वाले हैं। परसों हमारी पहली मंगेतर का फोन आया था, सुनिधि। वो कह रही थी कि कोई उसका खून करने वाला है। हमारा खून होने वाला है विशाल, प्लीज हमें बचा लो। और सर उसका खून हो गया। क्या बकवास कर रहा है ये? कोई अपने खून की बात किसी को कैसे बता सकता है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसका खून हो चुका है? सबूत है सर, सबूत है। सर उसके खून के दाग अभी भी हमारे कपड़ों पर हैं, और उसका खून सर इसी हंसी से किया गया था सर। विशाल कुमार, बिना भूमिका बांधे पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? वो कह रही थी कि उसका कोई खून करने वाला है। फिर सर हम उस दिन तो हमने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब अगले दिन फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, और मैं घबरा गया। मैं फ़ौरन ही दरियापुर आ गया और उसके घर चला गया। वहाँ सर जब मैं गया तो किसी ने मेरे सर पे पीछे से हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं इस हाल में था। सुनिधि ने खुद को बचाने के लिए तुम्हें बाराबंकी से यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ उसका कोई नाते रिश्तेदार नहीं है क्या? है सर, उसका छोटा भाई चेतन माधो, पर नशे की लत के कारण सुनिधि ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। चेतन का पता या उसका नंबर है तुम्हारे पास? उसका फ़ोन नंबर हमारे पास है। तुझे पता है हमने तुझे क्यों पकड़ा है? नहीं सर। तेरी बहन सुनिधि मटोक कहाँ है? वो अपनी फैक्ट्री में होगी सर। और उसके पहले मंगेतर विशाल का तो कहना है उसकी मौत हो गई। ये क्या कह रहे हैं सर? ऐसा नहीं हो सकता, अभी कुछ दिन पहले तो हमारी उनसे बात हुई थी। विशाल ने तो अपने बयान में यही कहा है, बल्कि उसने तो कहा है सुनिधि ने खुद उसे अपनी मौत की खबर दी है। क्या सर, नशा हमने की और बहकी बहकी बातें आप कर रहे हैं? क्या बोलो बे? भाई यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा, पर विशाल ने अपने बयान में यही कहा है। तो विशाल झूठ बोल रहा होगा सर, उसी ने हमारी बहन को मारा होगा। आप दो चार लपड़ लगाइए और सब कुछ सच बक देगा। अच्छा, अब तू बताएगा हमें क्या करना है? हाँ दीपक बोलो। सर बताइए क्या करना है? विशाल, सुनिधि ने अपनी हत्या के बारे में तुम्हें जो कुछ भी बताया वो पूरी डिटेल में बताओ। दीपक, विशाल जो कुछ कहे उसको जाके चेक करो। सुनिधि को रात 1:30 बजे निधि निकेतन की बीच वाली सड़क से एक ग्रे कलर की वैन में अगवा किया गया। सर ग्रे कलर की वैन मिली है। सर एक जूती मिली है। ये हमारी बहन की जूती है। और वहां से उसे रेवाड़ मंडी में चमनलाल के स्टील गोडाउन ले जाया गया। सर यहाँ बालों का गुच्छा और कुछ टूटी चूड़ी मिली है। यहाँ किसी को तो बंदी बनाया गया था सर। अब ये कहना मुश्किल है कि वो सुनिधि थी या कोई और। सर इसकी बातें सही निकल रही हैं, कहीं सच में इसमें
हम तो पहले ही कह रहे थे सर, ये सब उस विशाल का किया धरा है। हर वक्त हमारी दीदी से खार खाया रहता था। मार दिया उसने उस बेचारी को। कहीं चेतन की बातें सच तो नहीं? सुनिधि गोदाम में नहीं है विशाल। मालूम है सर। सर वो प्रधान के तबेले में पानी के हौद में मरी पड़ी है। ओए, ये पानी का हौद किधर है? सर उधर है। हरीलाल। यस सर। जल्दी लेके आओ। ओके सर। हौद चेक करो। हेलो एसीपी सर। हाँ दीपक बोलो। सर वो हौज में लाश नहीं है। ओके विशाल, सुनिधि की लाश प्रधान के तबेले में नहीं मिली। अगर तुम्हें सुनिधि के कत्ल की पूरी जानकारी थी, जिससे खून हुआ वो हथियार भी तुम्हारे पास है, तो सुनिधि की लाश फिर गई कहाँ? हमें जो कुछ पता था हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आखिरी जगह पर लाश नहीं मिली तो हम क्या करें? हमारे चेहरे पर क्या गधा लिखा है जो हम तेरी इस बकवास पर यकीन कर लें? क्या चाहता है तू कि हम मान लें कि सुनिधि ने तुझे फोन करके अपनी होने वाली हत्या की सारी जानकारी दी थी? ये जानते हुए भी कि वो मरने वाली है, उसने खुद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और ना ही पुलिस से कोई सहायता मांगी और खुद को मरने दिया, है ना? और पीछे छोड़ गई ये हंसिया और तुझे, ताकि हम तेरी सारी कहानी पर यकीन कर लें। हमें जो कुछ पता था हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ ये आप पता करो ना। विशाल, तुम खुद यहाँ चल के आए तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम सही हो। कई ऐसे अपराधी हैं जो खुद को बचाने के लिए अक्सर यही हथकंडे अपनाते हैं, पर एक बात बता दूं, ये अक्सर फेल हो जाते हैं। अभी भी मौका है, सच बता दो। सोचने का टाइम दे रहा हूं। अगर मेरी टीम सच्चाई तक तुमसे पहले पहुंच गई तो तुम बहुत पछताओगे। माँ, 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 माँ। भाभी, मालिनी क्या हो रहा है? मालिनी हम क्या सुन रहे हैं? विशाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ भाभी। बस माँ, बस। ईशा, विशाल दरियापुर थाने में। माँ पहले शांत हो जाइए, माँ पहले शांत हो जाइए। ठीक है, आप मुझे आराम से बताइए कि दरियापुर की पुलिस ने विशाल को क्यों गिरफ्तार किया है? हमें नहीं पता बेटा। पुलिस थाने से फोन आया था कि विशाल को उसकी पहली मंगेतर सुनिधि के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। क्या? कैसे? क्यों माँ? भाभी, 2 दिन पहले भैया को सुनिधि का फोन आया था। अम्मा, हम दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। अरे बेटा, ये डब्बा तो लेता जा। हाँ। सुनिधि का फोन फिर से? फोन उठा के स्पीकर पर कर, हम बात करते हैं। विशाल, हमें बचा लो विशाल, हमारा खून होने वाला है। विशाल प्लीज हमें बचा लो। ये क्या बोल रही है सुनिधि? क्या बात, क्या हुआ है? मदन जसरोटिया है ना, वो हमें मारने वाला है। विशाल, हमें उसके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो जो निधि निकेतन कॉलोनी है ना, उसके पीछे वाली सड़क पर रात में 1:30 बजे वो हमें एक ग्रे वैन में अगवा करेगा। फिर रेवाड़ मंडी में जो चमन लाल का गोडाउन है, वहाँ हमें बंदी बना के रखेगा विशाल। उसके बाद प्रधान जी के तबेले पे हमें बेरहमी से मार डालेगा विशाल। विशाल प्लीज हमें बचा लो। वो हमारी लाश को छुपा देगा, उसकी जो पानी की हौदी है ना, उसके अंदर छुपा देगा विशाल। हमें बहुत डर लग रहा है। क्या? हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे विशाल। हम जी
लेना चाहते हैं। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है विशाल। अम्मा, सुनिधि क्या 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 बोल रही थी? ये एक नंबर की जालसाज औरत है। वो तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए ये सब नाटक रचा रही है। अरे माँ, पर आपने देखा ना वो कितनी डरी और घबराई हुई थी। प्लीज भैया, उसकी आदत है ये सब करना। मालिनी, पर कोई अपनी मौत के बारे में ऐसी बातें क्यों करेगा? वो सुनिधि है, वो कुछ भी कर सकती है। नहीं माँ, हमारा मन नहीं मान रहा। हम एक बार जाकर देखते हैं। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये पकड़ो और दफ्तर जाओ। माँ, कहीं सच में वहां पर कुछ हो गया होगा तो? हम कह रहे हैं ना, कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। तुम अपने काम पे ध्यान दो। उस दिन तो भैया दरियापुर नहीं गए, लेकिन जब अगले दिन सुनिधि ने फोन नहीं उठाया तो भैया अगले दिन दरियापुर के लिए निकल गए। बेटा, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। बस पुलिस थाने से फोन आया और उन्होंने बताया कि सुनिधि के कत्ल के इल्जाम में विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तुम अपने घर जाओ, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम इस शहर छोड़ के नहीं जा सकते। जाओ। तुम दोनों ये क्राइम सीन सीज करो। ठीक है साहब। बस एक बात पूछे मैं आपसे, आपने हमें सुनिधि के बारे में पहले क्यों नहीं बताया सगाई से? क्योंकि वो भैया की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा थी जिसके बारे में भैया बात भी नहीं करना चाहते थे। बेटा, विशाल उसे कुछ रिश्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने तुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन किसे पता था कि वो औरत इतनी घटिया चाल चल देगी। ठीक है, हम जाकर सच का पता करते हैं। मौत इंसान के जीवन का वो विभत्स मंजर है जिसके ख्याल भर से इंसान की रूह कांप उठती है। फिर भी सुनिधि ने हिम्मत करके विशाल को अपने अंत की कहानी सुनाई। उसके जिद्दी और जुनूनी व्यवहार की वजह से विशाल को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सुनिधि की सच में मौत हो जाएगी, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बताया था। इस केस से जुड़े हर इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, और आपके भी दिमाग में यही चल रहा है कि मरने के बाद कोई अपनी ही लाश को कैसे गायब कर सकता है, जब खून तय तरीके से हुआ था, वेल कोरियोग्राफ्ड। तो लाश क्यों गायब हो गई? तुमको क्या लगता है विशाल सही कह रहा है? सुनिधि ने उसको अपने कत्ल की जानकारी दी होगी। सर, सच झूठ का तो क्या कहें, लेकिन उसने जो कहा हमें वैसे ही मिला। सिवाय सुनिधि की लाश के। बड़ी अजीब कहानी है सर। ऐसा अजीबोगरीब केस बहुत साल पहले आया था मेरी जिंदगी में। हमारे सामने तो ऐसा कोई मौका ही नहीं आया है सर। हमारा सर तो यही सोच के चकरा रहा है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि इंसान को उसकी मौत की खबर है और वो खुद को बचाने के लिए उस इंसान के पास जा रहा है जो उससे नफरत करता है। एक्सक्यूज मी सर, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या चारुलता? दिन भर फोन करके परेशान करती हो। रखो फोन। सगाई ना हुई, मेरा फांसी का फंदा हो गया। दीपक, वो तुम्हारी मंगेतर है, तमीज से बात करा करो यार। सॉरी सर। खैर, कहानी झूठी तो नहीं है। विशाल के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से 11 अप्रैल 8:30 से 8:40 के बीच बात तो हुई थी। सर, इसमें सुनिधि की कोई चाल भी हो सकती है। विशाल ने उसको छोड़ा था, प्यार में ना उसे बर्दाश्त नहीं हुई। हो सकता है इसी का बदला लेने के लिए उसने सब किया हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो दीपक को वैन में, गोडाउन में और प्रधान जी के तबीले में सुनिधि की मौजूदगी के सबूत नहीं मिलते, और डीएनए से सब कंफर्म भी हुआ। यहां बात कुछ और है। इस विशाल ने हमको बंद रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है। अब नए नजरिए से सोचना पड़ेगा। महेंद्र, इस मदन जसरोटिया को ढूंढो, पता करो ये आदमी है भी या इस विशाल ने हमको भटकाने के लिए इस आदमी को जन्म दिया है। एक्सक्यूज मी सर, सर हम ईशा हैं, विशाल की मंगेतर। हमें विशाल से मिलना है प्लीज। आप विशाल की मंगेतर हैं तो आप सुनिधि के बारे में तो जानती होंगी। नहीं, आज पहली बार नाम सुना है उसका।
हमें विशाल से मिलना है, प्लीज हमें मिलने दीजिए, प्लीज। तन्वी, जी सर। मैडम को विशाल से मिलाओ। थैंक यू सर। विशाल, ईशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच जानने आए हैं। कैसा सच? सुनिधि का सच। तुम हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो विशाल? सुनिधि का किस्सा हम कब का खत्म कर चुके थे ईशा। हम तो बस कल की परछाई को आज पर नहीं पड़ने देना चाहते थे, इसलिए। अतीत कभी नहीं छुपता विशाल, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तुम सच कह रही हो, आज हमें इस बात का एहसास हो रहा है। हमें सच सच बताओ, क्या तुमने सुनिधि को मारा है? विशाल बिल्कुल सच बोलना, तुम्हें हमारी कसम है। क्या फर्क पड़ता है ईशा, इन लोगों को हमारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि इन्हें सुनिधि की लाश नहीं मिल रही है। तुम जाओ यहाँ से, अब हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैं दूसरे दिन दरियापुर आना ही नहीं चाहिए था, इसकी बात का यकीन करना ही नहीं चाहिए था। तुम सच में उसकी फिक्र करते थे ना, इसलिए तो गए थे उसे बचाने के लिए। और तुम्हें पता है, जब इंसान गलत नहीं होता ना, तो ना उसे भगवान सजा दे सकता है ना कानून। हम कुछ करते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सुनिधि को अपने भविष्य के बारे में कैसे पता था, और अगर पता भी था तो अपने आप को बचाने की जगह वो उस कातिल का साथ क्यों देगी? कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें क्या करें। तुम वही हो ना? तुम उस कमीनों को बचाना ही हो ना? कौन हो तुम? उसकी बहन या उसकी बीवी? देखो तुम जो भी हो, हम तुम्हें मारकर हम। बहन के साथ क्या हुआ ये जानना है तुम्हें? यहाँ पर सस्ते नशे में रहकर राह चलते लोगों पर कट्टा चलाना है तुम्हें, जो कि ठीक से पकड़ना भी नहीं आता तुम्हें। देखो हमें जानना है हमारी बहन के साथ क्या हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? चेतन। हमेशा है विशाल की मंगेतर। अब तुम हमसे सुबह मिलना, जब तुम नशे में ना हो। कहाँ चली गई तुम? हमारी बहन हमारी माँ समान थी, उसके सिवा कोई बचा ही नहीं। देखिए, ये सब करने से कुछ हो नहीं जाएगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। तू अपने आप को संभाल यार थोड़ा। अच्छा एक बात बता, क्या ये सब सुनिधि कोई चाल तो नहीं है? क्या सब? अपनी खुद की हत्या? शायद। ईशा जी, हमारी बहन जिद्दी थी, पगलैट नहीं। विशाल को बुलाने के लिए उसने बेशक झूठ बोल दिया हो, लेकिन खुद को मारेगी नहीं। अच्छा आई एम सॉरी चेतन। चेतन, हमने सुना है कि जब सुनिधि ने विशाल को कॉल किया था तब वो मिल में थी, तो क्या हम अभी वहां जा सकते हैं? क्या हुआ? ऐसे घूर कहाँ रही हैं आप? समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डरी हुई लड़की इतनी भीड़ भाड़ वाली फैक्ट्री को छोड़कर अकेले अपने घर में क्यों जाएगी? बात कुछ समझ नहीं आती। ओ हेलो, कहाँ घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? फैक्ट्री है ये, कोई बगीचा नहीं है। क्या चाहिए? किससे मिलना है? जी हम विशाल की मंगेतर हैं ईशा, और ये सुनिधि के छोटे भाई चेतन।
हमें यहाँ के मैनेजर से मिलना है। तुम दोनों रुको यहीं पे, बुला के लाते हैं। सर 2 लोग आपसे मिलने आए हैं। बुला दो अंदर। तुम दोनों को अंदर बुलाया। जी बताइए, किस लिए मिलना चाह रहे थे आप लोग? जी हम विशाल के मंगेतर हैं ईशा, और ये सुनिधि के छोटे भाई चेतन। हमें सुनिधि मधोक की हत्या के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। लेकिन हमने तो सुना है कि ये खून मदन जसरोटिया या आपके मंगेतर विशाल ने किया है। जाके उनसे पूछताछ कीजिए। भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से हमारी फैक्ट्री का इस खून में कोई हाथ नहीं है, और आप जबरदस्ती हम सबको बदनाम ना करें। देखिए हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जब सुनिधि ने विशाल को कॉल किया था तब वो कहाँ थी, कहाँ से फोन किया था उसने? फैक्ट्री की वर्किंग यूनिट में थी वो। सुबह 8 से 10 उनकी ड्यूटी थी, उसके बाद हमारी। तो क्या हम अभी वहाँ जा सकते हैं? क्यों, आप पुलिस वाली हैं क्या? अरे रहने दीजिए गगन जी, भोलेनाथ का आशीर्वाद है हम सब पर। जब ये बेकार का अभ्यास करना चाहते हैं तो करने दीजिए। जब फैक्ट्री में कुछ हुआ ही नहीं है तो इन्हें मिलेगा क्या? माखन, इन्हें पूरी फैक्ट्री दिखा दो। ठीक है। थैंक यू सर। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? एक सेकंड चेतन। माखन जी, उस दिन सुनिधि वर्कर से साथ ही थी क्या? मेरा मतलब जब उसने फोन किया था तो वो यहाँ से किया था कि बाहर जाकर किया था? उस दिन सारे वर्करों को ना ताबड़तोड़ तरीके से काम करना था, इसलिए सारे के सारे यहीं थे। सुनिधि मैम भी काम खत्म होने तक यहीं पर ही थी, समझे आप? अब चलें या ये मशीनें भी चला के देखनी है? चलिए चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लाखन है। मैं यहाँ सुपरवाइज़र का काम करता हूँ। मैनेजर साहब कहाँ हैं? मैनेजर साहब यहीं है, आइए। मैनेजर साहब, ये आ गए हमारे मैनेजर साहब, शेखर प्रताप। मैनेजर साहब, सुनिधि हत्याकांड में फैक्ट्री का मुआयना करना है हमें। कर लें? जो करना है करिए सर, आपको कौन रोक सकता है? नहीं, एक बात समझ में नहीं आ रही। जब सुनिधि के मर्डर में फैक्ट्री का कोई हाथ ही नहीं है, फिर आप लोग क्या छानबीन करेंगे? पहले सुनिधि का भाई चेतन और विशाल की मंगेतर ईशा आकर गए, अब आप लोग आ गए। अच्छा, ईशा और चेतन यहाँ आए थे? हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। हवलदार, तुम इस जगह का अच्छे से मुआयना करो, देखो यहाँ कुछ मिलता है क्या। जी साहब। हेलो ईशा जी, हमें आपसे सुनिधि हत्याकांड के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। थाने में नहीं कर सकते, इसलिए आप हमें फैक्ट्री के बाहर वाले चौराहे पे आके मिलिए। बस 5 मिनट का काम है। दीपक जी, आपको ऐसी क्या बात करनी थी जो आपने हमें यहाँ बुलाया है? आपको केस के बारे में ऐसी क्या बात करनी थी जो आप थाने में नहीं कर सकते थे? आपकी भलाई के लिए बुलाया हमने आपको यहाँ। अगर एसीपी सर के सामने आपकी ये छानबीन वाली बातें करते ना तो मामला बिगड़ जाता, इसलिए अकेले में प्यार से समझा रहे हैं आपको। अपनी ये जासूसी बंद कीजिए। प्यार व्यार से ठीक है, लेकिन उसके लिए खुद को और चेतन को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है आपको। इन्वेस्टिगेशन हमारा काम है, हमें ही करने दीजिए। तो हम आपको काम करने से कहाँ रोक रहे हैं दीपक जी? विशाल की जिंदगी अधर में लटकी हुई है, उसे ऐसे मुसीबत में छोड़ के हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठना पड़ेगा। और अगर अब भी आपने जासूसी बंद नहीं की तो मुझे एसीपी सर को सब बताना पड़ेगा, समझिए आप?
कब से आपको इंतजार कर रहे हैं। आ रही हो चेतन, तुम वहीं रुको। मदन जसरोटिया के बारे में कुछ पता चला? ये सर, उसकी सारी जानकारी मिल गई है सर। सर वो कानपुर की पैदाइश है और आगरा और नैनीताल में भी रहा है। सर बहुत ही कमीना और छिछोरा किस्म का आदमी है। क्यों? सर लड़कियों को छेड़ने के मामले में कई बार जेल में आता जाता रहा है। एक बार तो फांसी पर लटकते लटकते बच गया। रेप भी किया क्या? नहीं सर, एक लड़की का खून किया है, लेकिन किसी की गवाही की वजह से बच गया साला। यहाँ के समोसे का जवाब नहीं सर। हाँ सर। आओ दीपक, बैठो। लो समोसा खाओ। थैंक यू सर। सर मुझे एक बात और पता लगी जिससे पूरा केस घूम जाएगा। क्या? सर सुनिधि ने विशाल को 11 अप्रैल को फ़ोन किया था, मगर मदन जसरोटिया 12 अप्रैल को नैनीताल से दरियापुर आया था। वो सुनिधि को नहीं जानता था, मगर फिर भी उसने विशाल से कहा कि मदन उसे मारने वाला है। जब सुनिधि मदन को जानती नहीं थी तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे मदन से खतरा है? सर इससे तो यही लगता है कि सुनिधि ने विशाल से झूठ बोला। और वो जिस आदमी को जानती नहीं थी उसका नाम क्यों लेगी? महेंद्र तुम एक काम करो। सर। मुझे इस मदन जसरोटिया के हर छोटे बड़े जुर्म की डिटेल चाहिए। राइट सर। तब तक मैं और दीपक पवेली में जाकर दोबारा छानबीन करते हैं। कितनी अजीब सी कहानी बुनती जा रही है इस केस में। हर एक परत अपने साथ सवालों की नई कड़ियां जोड़ रही है। मदन ने सुनिधि को मारने की धमकी दी थी, पर उसके शहर में आने से पहले ही सुनिधि की मौत हो गई। सबको लग रहा था कि ये सुनिधि की चाल है और कहीं ना कहीं शायद ये साबित भी होने लगा था फैक्ट्री के प्यून माखन के हिसाब से। सुनिधि उस फोन कॉल के दौरान बहुत से लोगों के बीच थी, तो जाहिर है उनके सामने वो ऐसी भयानक बात नहीं कहेगी। तो क्या सच में सुनिधि ने ही खुद को खत्म कर लिया? पर कैसे? ईशा जी, दीदी की फैक्ट्री में हम दोनों की बेइज्जती करा के क्या मिला आपको? चाय वाय पीते हो या दिन भर सिर्फ चरस में डूबे रहते हो तुम? पीते काहे नहीं है, बिल्कुल पीते हैं। आप तो हमें बिल्कुल नशेड़ी समझे। तुम जिस हालत में मुझे पहली बार मिले थे ना चेतन, कोई भी यही समझेगा। चाय पी ली ना तुमने? अब तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। तूने माखन की बात पे गौर किया था? सुनिधि ने जब विशाल को कॉल किया था तब वो सारे वर्कर्स के बीच में थे, और अगर सच में सुनिधि ने डर के विशाल को कॉल किया था तो वर्कर्स का ध्यान जरूर जाता उस पर। तो आपका मतलब है पहले दीदी ने विशाल को कॉल किया और फिर खुद ही उसे सच कर दिया? नहीं, उसकी बातें किसी और ने सुनी होगी और उसने इस चीज को अंजाम दिया होगा। यानी कोई मजदूर नहीं था वहां पे चेतन, क्योंकि सुनिधि ने जब कॉल किया था वहां तो कोई मजदूर नहीं था। तो फिर मदन जसरोटिया ने उनको सुना? नहीं चेतन, अगर उसे सुनिधि को मारना ही होता तो वो कोई और टेक्निक इस्तेमाल करता। वही सेम टेक्निक क्यों इस्तेमाल करता जो सुनिधि ने बोला था? ये भी सही है, पर आप जो कह रही हो वो तो सच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विशाल की मम्मी और बहन इस बात को जानती थी। अब वो तो बाराबंकी से आएंगे नहीं, मदन की बात पर विश्वास नहीं कर रही है। कमरे के बाहर दीदी की आवाज जा नहीं सकती और किसी मजदूर ने उनकी आवाज सुनी नहीं, तो कोई तीसरा दीदी को कैसे मार सकता है? चेतन, उस दिन वहाँ कोई और भी था, उस कमरे में, उस जगह जहाँ से सुनिधि ने फोन किया था। सोचो। तो अब हमें ये सोचना होगा दीदी ने वो फोन किया कैसे और खूनी ने सुना कैसे? माँ, सर यही वो हद है। चलो आओ दीपक। दीपक इस हौजे का पानी निकलकर बाहर जा रहा है। दीपक इस जगह की अच्छे से छानबीन करो और ध्यान रखना कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि यही एक वो जगह है जो विशाल की कहानी से मैच नहीं करती। जी सर, हो सकता है कि कातिल ने लाश को ठिकाने लगा दिया हो क्योंकि उसे डर था कि पोस्टमार्टम में उसका सच बाहर आ जाएगा।
लाश को कहीं ले जाने से ज्यादा आसान है उसको वहीं खत्म कर देना। भाभी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सुनिधि को भैया ने मारा है? ईशा, जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, अपने बेटे से नहीं मिलूंगी, बेटा मेरी तबीयत में सुधार नहीं हो पाएगी। नहीं माँ, आप और मालिनी यहाँ नहीं आ सकते। पर क्यों बेटा? माँ, हम आपको और मालिनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। हम आप दोनों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर विशाल को जल्दी से घर लेके आ जाओ। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखिएगा। ईशा जी, अगर विशाल कातिल निकला तो? कातिल तो वो तब निकलेगा ना चेतन, जब हमें ये पता चलेगा कि सुनिधि का खून किया किसने। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सुनिधि का मरना मकसद था। चेतन, रात को फैक्ट्री जाना होगा। फैक्ट्री? हाँ। लेकिन क्यों? चेतन, हमें पूरा विश्वास है कि सुनिधि और विशाल की बातें किसी ने तो सुनी, किसी ने पक्का सुनी है। लेकिन हम अकेले नहीं जा सकते चेतन, हमें किसी की मदद चाहिए होगी, क्योंकि हम पहले ही खूनी को सावधान कर चुके हैं फैक्ट्री में जाके। तो लेके किसे जाएंगे अपन साथ में? है एक इंसान। इस रिपोर्ट से साबित हो गया है कि मांस के टुकड़े सुनिधि माधव के ही हैं और तबेले में मिले फिंगरप्रिंट्स मदन जसरोटिया के। सर, मदन जसरोटिया का नाम तो हमने कई बार सुन रखा है। उसके फिंगरप्रिंट मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि ये सब हुआ कैसे। मदन जसरोटिया ने सुनिधि का कभी नाम नहीं सुना, लेकिन फिर भी उसे मारने की धमकी दी और शहर में भी सुनिधि के मर्डर के एक दिन बाद आया। सर, इतनी चीजें पता चल रही हैं, लेकिन ये सब हुआ कैसे, इसका कोई सुराग नहीं है। हाँ महेंद्र, बोलो। सर, मदन जसरोटिया ने आगरा में जिसकी हत्या की थी उसके घर वाले मिल गए हैं सर। मैं उन्हें लेकर दरियापुर गेस्ट हाउस आ गया हूँ सर। तुम उन्हें वहीं रखो, मैं वहीं आता हूँ। ओके सर। दीपक सर, दीपक सर। ईशा जी, चेतन, आप दोनों यहाँ? सर, हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? सर, आपको तो पता ही है कि हम और चेतन सुनिधि की फैक्ट्री में गए थे। हमें बहुत अजीब लगा था, उसी को कंफर्म करने के लिए दोबारा जाना चाहते हैं। ईशा जी, आपको हमारी बात समझ नहीं आई ना? हमने आपसे कहा था ना कि आपको छानबीन नहीं करनी है। सर, आपकी बात समझ आ गई, इसलिए तो कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ वहाँ चलिए फैक्ट्री में। हमें बेहद अजीब बात दिखी थी वहाँ पे। क्या अजीब लगा आपको वहाँ? सर, जब हम वहाँ गए थे ना, हमें पता चला था कि सुनिधि ने जब विशाल को कॉल किया था तब 20 लोग वहाँ थे और वो बिल्कुल नॉर्मल थी।
क्योंकि सर हमें कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखी जहां छुप के अकेले में बात की जा सके। जानते हैं, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। वही तो गड़बड़ है सर, कोई तो है जो हमसे झूठ बोल रहा है, और यही पता लगाने के लिए हमें वापस से फैक्ट्री जाना होगा। मगर हमें शक है कि हम कातिल को पहले ही सावधान कर चुके हैं, इसीलिए आपसे मदद मांग रहे हैं सर। चलो, पर आप दोनों को इस तरह खुद को खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। कोई 30 मार खान नहीं है आप दोनों। साला यहाँ एक केस सॉल्व नहीं हो रहा और आप दोनों चले हमारा काम बढ़ाने। मदन जसरोटिया ने 2016 में हमारी बेटी का खून किया था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए वो बच गया। एक गवाह ने उसे बचा लिया था। कौन था वो गवाह? वो हमारी बेटी का बॉयफ्रेंड था, उसको बहुत मारता भी था, इसीलिए हमारी बेटी ने उसे छोड़ भी दिया था। सर वो था कौन? क्या नाम था उसका? अगर हम बताएंगे तो क्या आप उसे गिरफ्तार करेंगे? ईशा जी, कैसे पता करेंगे दीदी की और विशाल की बातें किसने सुनी? अरे हमें तो ये भी नहीं पता कि दीदी ने फोन किया कहाँ से था। किया तो यहीं से था चेतन, मगर ओ तेरी, वो देखो दरवाजा। सर ये तो सिर्फ एक इंसान के खड़े होने की जगह है, ये गोडाउन कम और छुपने की जगह तो ज्यादा लग रही है। सही कहा आपने ईशा जी, सुनिधि ने पक्का सबको यहीं से फोन किया होगा। माइक यहाँ कैसे? मतलब कोई इस माइक के जरिए सुनिधि की सारी बातें सुन रहा था। बहुत हो गया तुम दोनों का। ईशा, चेतन, तुम दोनों भागो। हमें माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था कि इन सब में हमारी फैक्ट्री का सुपरवाइजर माखन शामिल था। चुप! नाटक नौटंकी रंगमंच के लिए रखियो, समझा? वो लास्ट वाला कैबिन किसका है? मेरा है सर। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि स्टोर रूम के माइक का कनेक्शन तुम्हारे कैबिन से मिला है। ये कैबिन जिसका है, सुनिधि को उसी ने मारा है। सुनिधि की बातें तू उसके जरिए सुनता था ना? महेंद्र? सर, मिस्टर एंड मिसेस माथुर। इन लोगों से पता चला है तू आगरे में इंजीनियर था ना? यही है वो इंस्पेक्टर साहब जिसने झूठी गवाही देकर मदन जसरोटिया को बचाया, और जब हमारी बेटी ने इसका साथ छोड़ दिया तो ये इसने उसे जान से मारने की धमकी दी। आज बड़ी शर्म आ रही है, हैं? जब कांड किया था तब तो बहुत चौड़ा हो रहा था। वैसे ही बता माजरा क्या है और क्यों किया? हमारे भोलेनाथ जानते हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। सच्चा प्यार करते थे हम सुनिधि से, लेकिन वो 24 घंटे उसके दिमाग में विशाल ही रहता था। शेखर, हम विशाल को खुद से किसी भी तरह दूर नहीं जाने देंगे। तुम देखना, उसे हर हाल में अपने पास बुला कर रहेंगे। हमसे शादी करने वाली थी, लेकिन फितूर विशाल का था। उससे बदला लेने की जिद पकड़ चुकी थी सुनिधि। शेखर, हम तुमसे तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक उस विशाल से बदला ना ले ले। तुम्हें पता है, वो हमें भूल ही चुका है, बिल्कुल याद नहीं करता। और तो और वो जो ईशा है उससे शादी करने वाला है। ऐसे भूलने नहीं देंगे उसको अपने आप को। वो भी हमें छोड़ना चाहती थी, जैसे तब तीसरी आंख खुल गई थी, इस बार भी खुल गई। हमें मालूम था कि सुनिधि विशाल को सारे फोन स्टोर रूम के कमरे में से ही करती है।
इसलिए हमने माखन से कहकर स्टोर रूम में एक माइक लगवा दिया। विशाल, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विशाल, मदन जसरोटिया है ना, वो हमें मारने वाला है। विशाल, अब तो विशाल को आना पड़ेगा। सुनिधि ने कई बार हमारे मुंह से मदन का नाम सुना था, इसलिए उसने अपनी झूठी कहानी में मदन का नाम ले लिया। तो हमने भी तय कर लिया कि उसकी इस झूठी बात को सच करके ही रहे। जब सुनिधि फैक्ट्री से घर गई और पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी विशाल नहीं आया, तो मैं रात को जाकर उसे पहला फुसला कर घर से बाहर ले आया। और सुनिधि को उसके पागलपन से आजाद कर दिया। और विशाल को क्यों फंसाया? उसे फंसाना नहीं चाहते थे हम, क्योंकि वो आया ही नहीं था। लेकिन अगले दिन सुबह जब विशाल सुनिधि के घर पहुंचा, तब हमने सोचा कि जब ये आ ही गया है तो इससे भी बदला ले लिया जाए। उसकी वजह से भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था हमें। समझ में नहीं आता कि इन लड़कियों की दिक्कत क्या है। हमसे प्यार करके फिर हमें छोड़ क्यों देती है? जेल में बैठ के आराम से सोचना इस बारे में। अभी तू ये बता कि मदन कहाँ है? थैंक यू ईशा, हम सिर्फ तुम्हारी वजह से आज़ाद हो पाए। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। हमने तुम्हें सुनिधि के बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन हमारा यकीन करो, हम उसे छिड़ते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, पर उसकी मौत भी नहीं चाहते थे। इसलिए तो हम यहाँ आए थे। पर बस विशाल, जो हो गया उसे भूल जाओ ना। अब हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ईशा दीदी, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारी दीदी को इंसाफ दिलाने के लिए थैंक यू। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। और हाँ, हर रक्षाबंधन पर आपसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। सही गलत के बीच एक बेहद बारीक लक्ष्मण रेखा होती है, जो कब पार हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब तक होश आता है तब तक संभलने का वक्त जा चुका होता है। रिश्ते कांच से भी नाजुक होते हैं, जरा सी ठोकर से बिखर जाते हैं। टूटे कांच और रिश्ते कभी नहीं संवर सकते, कितना भी कोशिश कर लो। काश ये बात शेखर और सुनिधि समझ पाते, तो आज सुनिधि का ये हाल ना होता। अगर वो अपनी जिद में विशाल को उस दिन फोन पर ये सारी बातें नहीं बताती, तो शायद आज वो जिंदा होती। इसीलिए बेहतर यही है कि अगर रिश्ते चुभने लगे तो उन्हें त्याग देना ही बेहतर है। अगर नहीं संभल रहे, अब आपको पता है कि रिश्तों में जब बू आने लगती है तो त्याग देना चाहिए, वरना प्यार के रिश्तों में नफरत की आग लगते देर नहीं लगती। रिश्तों की शुरुआत जब मीठी होती है ना, तो उनका अंत भी सुखद ही होना चाहिए। तभी रिश्ते मुकम्मल होते हैं, कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हैरान कर देने वाली एक और घटना के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं रवि किशन आप लोगों से विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, जय हिंद।